चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल फैमिली डे है, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। और फैमिली की अहमियत क्या होती है, मुझे लगता है कि कम से कम भारतवासी तो इससे बेहतर जानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल, मेरे लिए तो मेरी फैमिली ही सब कुछ, और मुझे लगता है सभी के लिए उसकी फैमिली सब कुछ होती है, उसके पेरेंट्स सब कुछ होते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज जो हमें अपनी जो फैमिली को फैमिली बनाती है, इसमें जुड़ाव, आपस में जुड़ाव, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की वैल्यूज और एक दूसरे के साथ जो आप प्यार करते हैं, बॉन्डिंग। बिल्कुल, ये इधर से आया। और एक चीज जो आपको जरूर अपनी फैमिली के लिए करनी चाहिए हमेशा, मतलब सिर्फ फैमिली डे पर नहीं, नॉर्मली क्या करना चाहिए? उनको अच्छा फील करवाना चाहिए, स्पेशल फील करवाना चाहिए। स्पेशल फील मुझे ये लगता है कि जैसे क्या करना चाहिए उस पे तो खैर हम आएंगे बाद में, लेकिन मुझे ये लगता है कि फैमिली खास करके हर उन मौकों पे हमारे साथ होती है जब पूरी दुनिया ना खड़ी हो, लेकिन आपका परिवार जो है हर उस परिस्थिति में आपके साथ रहता है, मॉरल सपोर्ट आपको करता है। और ये एक इतनी बड़ी ताकत होती है आपकी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार दे सकता है। आप बताइए। मुझे तो लगता है हर एक दिन फैमिली के साथ स्पेशल होता है, लेकिन अगर आप स्पेशल डेज पर सेलिब्रेट करते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, उसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने अभी मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। यस मुझे लगता है जैसे मैं अपने फैमिली में सबके साथ थोड़ा बहुत लड़ाई ना कर लूं, जब तक पापा मुझे मनाना नहीं आता तब तक मजा नहीं आता है। मेरा ये मानना है कि फैमिली के साथ जब हो ना, अपना फोन परे रख के बैठना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल साथ में है तो फैमिली का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और इस बार आपको बता दें फैमिली इंटरनेशनल फैमिली डे का हर बार एक थीम होता है, तो इस बार जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की थीम है। और कहते हैं कि हर किसी के लिए दुनिया उसका परिवार ही होती है, और आज का दिन उसी परिवार को जोड़ने और उससे जुड़े रहने का है। और परिवार के साथ को सेलिब्रेट आज किया जा रहा है। आज विश्व फैमिली डे है, जैसा हमने आपको बताया। हमारा परिवार हमारी ताकत है, लिहाजा अगर आप किसी भी वजह से अपने परिवार से दूर हैं या अपने काम में बिजी हैं, तो अपनों के लिए आज कम से कम वक्त जरूर निकालिए। बिल्कुल जी हाँ, आज थोड़ा वक्त अपने परिवार के लिए ज़रूर बचाइए। अपने परिवार के लोगों को कॉल कीजिए और उन्हें ये याद दिलाइए कि आप उनसे भले ही शहरों के फासले पर हैं, लेकिन वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, ये उनको फ़ोन करके ज़रूर बताइए। आपका परिवार आपके लिए हमेशा खास है। देखिए, फैमिली डे तो सेलिब्रेट हम कर ही रहे हैं, फैमिली वैल्यूज बता रहे हैं, तो एक ऐसे ही परिवार, एक फैमिली से आपको मिलवाते हैं जिसमें माँ बाप और संतान का रिश्ता किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने वाला, चाहे फिर बात बच्चे के एग्जाम की ही क्यों ना हो। वैसे तो परीक्षा में नंबर से किसी की जिंदगी तय नहीं की जाती, लेकिन कुछ लोग इन नंबर से दिल लगा लेते हैं। लेकिन आज आपको ऐसे माता पिता से मिलवाने जा रहे हैं जिनके लिए बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बेटे ने जब एग्जाम दिया तो माता पिता बेटे की पढ़ाई देखकर मान चुके थे कि इस बार इसने फेल ही होना है, लेकिन बेटे के रिजल्ट से माता पिता हैरान रह गए। दरअसल हुआ ये कि शिवम ने हर सब्जेक्ट में ठीक 35 नंबर लाकर परीक्षा की नैया पार लगा दी। उसके बाद तो शिवम के माता पिता ने ऐसा जश्न मनाया कि 90% नंबर लाने वालों की पार्टी भी फीकी पड़ गई। तो आप देखिए छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले इस परिवार का बेहद अनूठा अंदाज। कहते हैं खुश होने की वजह बड़ी हो ये जरूरी नहीं, बल्कि खुश होने के लिए छोटी छोटी वजहें ही काफी हैं। अब इन्हें देख लीजिए, परिवार को लगा था इस बार एग्जाम में इनका डब्बा गोल हो जाएगा, लेकिन शिवम ने हर सब्जेक्ट में 35 नंबर लाकर न केवल परीक्षा का किला फतह कर लिया, बल्कि अपने माता पिता को भी हैरान कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। जहां माता पिता ये मानकर बैठे थे कि इस बार बेटे का फेल होना तय है, उन माँ बाप के लिए बेटे का पास होना किसी सरप्राइज से कम नहीं था। फिर क्या था, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई और ऐसा जश्न हुआ कि 90% लाने वालों के सेलिब्रेशन भी फीके पड़ गए। हर सब्जेक्ट में 35 नंबर की सीमा छूने वाले इस लाल को माला पहनाई गई, मुंह मीठा किया गया। यहाँ के सिद्धेश्वर बालक मंदिर के छात्र शिवम वाघमरे को 10वीं बोर्ड में दरअसल सभी सब्जेक्ट्स में 35% अंक हासिल हुए, जिसे देख खुद शिवम भी हैरान थे। उनको तो यकीन ही नहीं था कि वो 10th में पास हो पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सभी विषयों में 35% अंक हासिल होंगे। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन मैं खुश हूँ और मैं अगली बार के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। मैं IIT करना चाहता हूँ।
तकनीकी तौर पर शिवम के ये पासिंग मार्क्स ही हैं, लेकिन शिवम किसी भी विषय में फेल नहीं हुआ। बस इस बात की खुशी ने शिवम के घर वालों को मौका दे दिया जश्न मनाने का, जिसमें आस पड़ोसी भी शामिल हुए। हमने सोचा कि बेटा एग्जाम में फेल हो जाएगा, लेकिन उसने 35% अंक हासिल किए। हमारे लिए ये बड़ी जीत है, हम खुश हैं। कंधों पर शिवम को बैठाकर जिस तरह से सम्मान दिया गया, इलाके में घुमाया गया, उसे देखकर शिवम के चेहरे की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिजल्ट को लेकर अपने माता पिता की खुशी देख शिवम ने कहा कि आज मैं उन्हीं की वजह से पास हो पाया हूँ। यकीनन अपने बच्चे की सामान्य से दिखने वाली कामयाबी का कैसे बेहद खास और शानदार तरीके से परिवार ने जश्न मनाया, वो प्रेरणा है उन पेरेंट्स के लिए जो नंबर के आधार पर अपने बच्चे की काबिलियत को दूसरे बच्चों के साथ आंकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर से विजय कुमार रामचंद्र बब्बर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी अब आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जिन लोगों में खुश रहने का जज्बा होता है ना, वो अपने हिस्से की खुशी खोज ही लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही किया है मुंबई की प्रभावती ने। उन्होंने इस बार अपने पोते के साथ 10वीं की परीक्षा दी और इस हाई स्कूल की परीक्षा में पास होकर भी दिखाया है। दरअसल 10वीं की परीक्षा में वो बैठी बुजुर्ग महिला प्रभावती मुंबई में रहती हैं। उम्र है 65 साल, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी अपने सपनों को जिंदा रखा है। प्रभावती ने इस बार अपने पोते के साथ 10वीं की परीक्षा में बैठने का फैसला किया, पास होकर दिखाया है। 65 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास करने वाली प्रभावती ने 52% अंक हासिल किए हैं। और प्रभावती ने उनके पोते सोहम जाधव ने 82% अंक 82% अंक हासिल किए 10वीं की परीक्षा में। तो प्रभावती महाराष्ट्र की रहने वाली है, लिहाजा उन्होंने मराठी मीडियम से परीक्षा दी थी, जबकि प्रभावती का पोता अंग्रेजी मीडियम का छात्र है, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में अपनी परीक्षा दी थी। तो चलिए आपको पढ़ाई करती थी, मेरे बच्चे पूछते कि कहाँ पे तो जाते हैं मम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं है बाबा, पढ़ाई जाती है। तो वो बहू मुझे आई थी ना स्कूल में, मैं बोली मुझे जाना है, तो फिर वो आई थी स्कूल में एडमिशन बड़ी बहू ने लिया था ना, मैं और वो गए थे हम। चलिए, ये इंस्पायरिंग स्टोरी तो आपने देख ली। कौन कौन इंस्पायर हुआ दादी जी से? ऑफ कोर्स, मुझे लगता है क्या स्टोरी है ना। हम आज फैमिली डे मना रहे हैं ना, हाँ। तो देखिए बिल्कुल। और इससे एक चीज लगती है कि उम्र जो है ना, किसी भी चीज में आपकी बाधा नहीं आ सकती है। एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। आप जिस उम्र में भी जो करना चाहे, अगर लगन हो तो आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टोरी तो आपने देख ली। अब आपको एक ऐसे छात्र से मिलवाते हैं जिसके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं। पिता साइकिल मैकेनिक हैं, माँ भी घर को चलाने के लिए एम्ब्रॉयडरी का काम करती हैं। लेकिन इन सब के बीच में किशन नाम के इस छात्र ने अपने हिम्मत, हौसले, विश्वास और पढ़ाई को नहीं छोड़ा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक इन्होंने हासिल किए हैं। ये कामयाबी हासिल की मुंबई की झुग्गियों में रह रहे परिवार काफ़ी मुश्किलों से गुजर बसर कर रहा था। ऐसे में जहाँ किशन ने 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, पढ़ाई उसे अच्छे से समझ में आई, इसीलिए पास के ही एक निजी एकेडमी से ट्यूशन लिया। इस कोचिंग सेंटर ने किशन से ट्यूशन की फीस तक नहीं ली। बिल्कुल, परिवार में माता पिता के अलावा किशन की 2 बहनें हैं। कांदिवली में काजूपाड़ा की झुग्गी में ये परिवार किराए के मकान में रहता है, जो इतना छोटा है कि घुसते ही खत्म हो जाए। चलिए आपको सुनवाते हैं किशन की कामयाबी के पीछे की कहानी, इसी होनहार की जुबानी। कैसा लग रहा है आपके बच्चे का आज सब कोई नाम ले रहा है, कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ। बड़ी मेहनत की होगी आपने इनको पढ़ाने में, लिखाने में, बदमाशी करते होंगे, बता दीजिए सबको आज। नहीं, उतना नहीं की, अपना मेहनत की, भगवान आशीर्वाद दी, मैं अपना संस्कार दी, और कुछ नहीं। अच्छा किशन, बहुत बधाई। कैसा फील हो रहा है? हर कोई आ रहा है, आपको हाथ मिला रहा है, हर कोई आशीर्वाद दे रहा है, क्या कहेंगे? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके लिए मेहनत किया था, मुझे मेहनत का फल मिला है। मेहनत का फल मिला। तो कितनी पढ़ाई की, कितनी घंटे रोज आप पढ़ाई करते थे? छुट्टी में तो 4 घंटे तक हो जाता था, तो ऐसे स्कूल और क्लासेस रहता था, तो घर पे पढ़ने के लिए सिर्फ 1 घंटा तक मिल जाता था, उतने में पढ़ाई कर लेता था। 6% छूट गए, वरना 100 में से 100 आते। दुख हो रहा है? नहीं, इतना दुख तो नहीं हो रहा है, तो भी जितना आया मैं उसमें संतुष्ट हूँ। पहले तो मैं पढ़ने में इतना सही नहीं था, पर घर का जो स्थिति था वो थोड़ा ख़राब था, तो मेरी माता ने बोला कि
तुम पढ़ोगे तभी इस घर का स्थिति बदल पाओगे। अच्छा, आपको क्या लगा था कितने परसेंटेज आने चाहिए आपके? मेरे को तो थोड़ा डर लग रहा था 90% पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं, पर विश्वास था कि जो होगा अच्छा ही होगा। ये बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड लगता था और कौन सबसे ज़्यादा आसान? सबसे हार्ड तो मेरे को थोड़ा साइंस लगता था, जो कि सबको लगता ही है, और मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा वीक था, पर इतना घबराहट नहीं होता था। मेरे सर ने मेरे को प्रेरणा दिया था कि तुम कर सकते हो जो चाहो। बेटे क्या बनना चाहते हो अब? मेरा तो आगे चल के सीए बनने का सपना है। सीए बनने का सपना है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं आपका बेटा क्या बन जाए? जो उसका मर्जी वो बन जाए। आपको पता है सीए बनने में कितने रुपए लगते हैं? बहुत पैसे लगते हैं। मैं अनपढ़ हूँ और ही लिखी नहीं हूँ साहब, कोई जैसा उसका दिमाग विचार हो वैसे। कहाँ से इतने पैसे आएंगे पढ़ाने के लिए? भगवान के भरोसे। भगवान भरोसे, भगवान सब करेंगे वाकई में। बेटे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे और चलो पैसे के इंतज़ाम भी हो जाता है, तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। वाकई में बन जाओगे सीए एकदम पक्का? हाँ बिल्कुल, मेहनत करूँगा, ज़रूर बन जाऊँगा। देखिए, जब खुद का बच्चा कामयाबी के रास्ते पर बढ़ना शुरू करे, उसकी खुशी माँ बाप को हमेशा रहती है। किशन के 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 94% अंक लाने पर खुश हुए उनके माता पिता का रिएक्शन क्या है, वो भी देखिए। हम तो बहुत गरीब है, हमारा तो उतना कैपेसिटी भी नहीं है पढ़ाने का। 3 लड़की है, एक लड़की का 12वीं करके जैसे उसका मार्क्स कम आया है तो हम पढ़ाई जैसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सके उसको, तो छोड़ दी पढ़ाई। अभी 94% लाया मेरा लड़का। हमको भी समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करूँ। हमको अब आगे क्या पढ़ाई करवाएंगे क्या? हमको आप लड़के के ऊपर है। अभी हमको तो कुछ है नहीं कुछ, हम तो गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं आगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छी खबरों के इस प्लेटर में एक इमोशनल खबर आपको दिखाते हैं। वैसे पुलिस वालों के साथ जनता का रिश्ता कैसा होता है ये तो हम आप सभी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ हैं, उनकी कहानी सुनकर ना आपकी सोच शायद बदल जाए। अब जब एसएचओ राम मनोहर मिश्रा का ट्रांसफर हुआ तो दिल्ली के लोगों ने उन पर इतने फूल बरसाए कि एसएचओ साहब इमोशनल हो गए। और इतना ही नहीं, उनके फेयरवेल के मौके पर कई लोग तो उनसे लिपटकर रोते भी नजर आए। दरअसल एसएचओ राम मनोहर मिश्रा दिल्ली के नॉर्थ जिले की सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में तैनात थे, लेकिन उनका यहां से जाना लोगों को हैरान कर गया। लोगों ने एसएचओ को अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह ही अपने यहां से भेजा। लोगों का कहना है कि एसएचओ राम मनोहर मिश्रा हमेशा उनके परिवार के सदस्य की तरह रहे। लोग उनकी गायकी के मुरीद थे। इलाके के बच्चे उन्हें अपना गाइड मानते थे। उनके इलाके में आने के बाद अपराध पर भी लगाम लगी थी। और देखिए, दिल्ली के चहल पहल और भीड़ भाड़ भरे माहौल से अगर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो छतरपुर के पास असोला और फतेहपुर बेरी नाम के 2 जुड़वा गांव आपको नजर आएंगे। इन दोनों गांवों का आज जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि राजधानी के नाइट क्लबों में दिखने वाले बाउंसर्स इन दोनों गांव में ही खास तौर से तैयार होते हैं। और ये गांव बहुत खास है। देखिए, दिल्ली के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स में अपने खास योगदान की वजह से इन गांवों को भारत का सबसे मजबूत गांव का दर्जा मिल गया है। यकीन नहीं, आप जरा गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि भारत या दुनिया का सबसे मजबूत गांव कौन सा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना। हर शहर, हर गांव का अपना एक मिजाज होता है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके के 2 गांव हैं, असोला और फतेहपुर बेरी, जहां का मिजाज इनको देश के बाकी गांवों से अलग खड़ा करता है। यहाँ की गली गली में पहलवान है, हर घर में बॉडी बिल्डर है। सुबह और शाम के वक्त युवाओं की फौज मैदान और अखाड़े में पसीना बहाते दिख जाती है। इसीलिए लोग इन दोनों गांवों को स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज के तौर पर जानते हैं। महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब ये जो गांव है असोला और आपका फतेहपुर बेरी अब आता है स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज में। आप चाहे गूगल में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज या फिर इंडिया का सबसे ताकतवर गांव
अगर आप खोजोगे तो इस गांव का नाम आएगा। ऐसी पहचान मिलना कितनी अपने में बहुत बड़ी बात है। देखो इस गांव का मेरा तो एक टारगेट था कि मैं ओलंपिक से मेडल लाऊं, लेकिन वो मेरा मेडल वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने लड़कों से और गांव के लड़कों को मैंने पहलवानी सिखानी शुरू करी। गूगल पर अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज सर्च करेंगे तो असोला और फतेहपुर बेरी का ही नाम सामने आता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, इन गांव के पसीने और मेहनत की पहचान है, क्योंकि कसरत करना इन दोनों गांवों का शगल है। ग्राउंड और अखाड़े में पसीना बहाना यहाँ के युवाओं का पैशन है। सेहतमंद रहना गांव के लोगों का शौक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़े, आपको हर एक वर्ग के आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे बड़ों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए या फिर एकदम ही छोटे बच्चों की, क्योंकि इनकी जो मेहनत जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही जो है वो शुरू कर दी जाती है। इस गांव को बाउंसरों का गांव कहा जाता है कि विलेज ऑफ बाउंसर। यहाँ पे बचपन से ही जो है इस तरीके की बच्चों को शिक्षा जो है वो ट्रेनिंग जो है वो पूरी तरीके से दी जाती है। वैसे तो फिट रहने के लिए लोग कसरत करते हैं, लेकिन यहाँ के नौजवान दिल्ली के क्लब्स और प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की अपनी तैयारी करते हैं। इन दोनों गांव का हर दूसरा लड़का या तो बॉडी बिल्डर है या सिक्योरिटी गार्ड। इसीलिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कसरत यहाँ की चौथी मूल जरूरत है। दिल्ली में मौजूद होने की वजह से संपन्नता की कमी नहीं है। कुछ युवा नौकरी पेशा है तो कुछ व्यवसाय करते हैं, लेकिन ज्यादातर युवाओं का एक ही जुनून है, गठीला शरीर और जमकर मेहनत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई गांव के एक पहलवान विजय तंवर से, जो ओलंपिक टीम में नहीं जा सके तो बाउंसर की नौकरी करने लगे। उनकी कामयाबी ने गांव के कई युवाओं को प्रेरित किया। 2001 या 2 के आसपास में बाउंसरी करना शुरू की थी मैंने। उससे पहले मेरा एक टारगेट था कि मुझे ओलंपिक से मेडल लाना था, लेकिन घर की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फादर जो उनको पैरालाइज अटैक हो गया था, तो फिर उसके साथ जो घर की आय जो इनकम कमी वो दिक्कत हो गई उसमें। उसके बाद मुझे मजबूरी में बाउंसर लाइन में जाना पड़ा। या अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। सपने की शुरुआत कब से हुई? ये सपने की शुरुआत तो बचपन से, जब 12-13 साल का था तब से मेरा टारगेट था कि मैं अपने ओलंपिक से मेडल लाऊं। विजय तंवर की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। इन दोनों गांवों के रग रग में पहलवानी का जुनून सवार हो चुका है और बच्चों से लेकर बड़े कसरत को अपने जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। उन्होंने हमारे गांव को एक बहुत बड़ी नींव दी है, जिसे हम इन जिमों को छोड़ के इस कुश्ती से जुड़ सके और अखाड़े में जा सके और ये गंदी चीजों से बच के दूध, घी, बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हम खा रहे हैं, ज्यादातर इसी पे सब चलता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत होती है, फिर अपने काम पे। इस गांव की लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। वो भी पहलवानी को लेकर उतनी ही सजग है। उनका भी सपना कुश्ती में मेडल लाने का है। सिर्फ पुरुष पहलवान ही नहीं, आपको यहाँ पर महिला पहलवान भी जो है वो नजर आ जाएगी। हालांकि गिनती कम है, लेकिन ये गिनती धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि दंगल मूवी का असर जो है अब इनमें नजर आ रहा है। सब पुरुषों के साथ पहलवानी करते समय कैसा लगता है? पहले तो ये नॉर्मल लगता है, सारे भाई है, अपने गांव के ही लड़के हैं सारे। कितनी ट्रेनिंग करते हो आप भी? इन्हीं के बराबर करते हो या इनसे थोड़ी कम करते हो? थोड़ी सी कम करते हैं। थोड़ी सी कम? हाँ, पर है कि इनके साथ ही लग के प्रैक्टिस कर पाए पूरी तरह, पर फिर भी थोड़ी कम कर पाते, पर हाँ करते हैं जितना हम पे हो पाता है। आप अगर डांटते हैं आपको तो वो चीज सुनते भी हो कि हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि लड़कियों के साथ ज्यादा सख्ती या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के साथ बराबर ही है। फुली हुई मांसपेशियां, चौड़ा सीना, चट्टान की तरह बाजू और पत्थर की तरह मजबूत पीठ, ये इस गांव का स्टेटस सिंबल है। रही बात गांव के माहौल की, तो यहाँ सब सुखी है, फिजा में शांति है, हर घर में समृद्धि है। तो बचता क्या है? केवल कसरत, और वो दिन रात चलता रहता है। तभी तो इतनी बड़ी पहचान इन गांव की बनी है। नन्हे नन्हे पहलवान से लेकर आपको बड़े बड़े पहलवान जो है यहाँ पर एक साथ खड़े नजर आ जाएंगे। और ये जो मिट्टी से सना शरीर है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी ताकत, इनकी परंपरा, इनकी अनुशासन, इनकी मेहनत जो है वो पूरी कहानी बताता है। और यहाँ आकर इस तरीके से शरीर बनाना सिर्फ एक फैशन नहीं है, बल्कि जुनून है। और उसी जुनून की वजह से ये गांव कहलाता है भारत का सबसे ताकतवर गांव। कैमरा पर्सन
दीपक बिष्ट के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए गर्मी से तो अब हाल बेहाल रहता है, लेकिन आज जब सुबह आप लोग उठे तो कैसा लग रहा था? पीछे देख लीजिए आप। हाँ। जो ये देख रहे हैं आंसर पीछे आपके। धूल भरी आंधी। किसने देखा वैसे? ऐसे कितने बजे था? 5 बजे उठी थी मैं। हाँ। और जैसे ही मैंने खिड़की खोली हल्की हल्की सी रोशनी शुरू हो रही थी और एकदम बहुत ज्यादा विजिबिलिटी जीरो थी, स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही आसपास। लेकिन भाई गर्मी उतनी ही थी, मतलब ऐसा एक बार के लिए अंदर से देख के लगा, क्योंकि एसी चल रही थी तो आपको लगा बाहर भी ठंडा होगा, लेकिन बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाहर वही दिखाई दे रही थी। नॉर्मली सुबह उस टाइम पे थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, लेकिन आज नहीं। आप 5 बजे उठी थी? मैं सुबह आती हूँ ऑफिस इसलिए। देखिए वही जो बात हम कर रहे हैं, सूरज की तपिश भी थी, गर्म हवाएं भी थी, लेकिन दिल्ली की फिजा में एक अजीब सी धुंध नजर आई थी, और जिसकी वजह से दिल्ली का AQI भी 200 के पार पहुंच चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह राजधानी दिल्ली का मौसम कुछ बदला बदला सा नजर आया। चिलचिलाती धूप और तपिश के दरमियान दिल्ली की फिजा में धूल का गुबार भी था। पूरी दिल्ली पर जैसे धूल की चादर लिपट गई हो। आसमान में नजर जाए तो सिर्फ धूल ही नजर आए। आबो हवा में बिखरा जहर, ये तस्वीरें दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम में आए बदलाव की दास्तां पेश कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में आज आपको आसमान में चारों तरफ एक धूल की चादर दिखाई पड़ेगी। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर हूं और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्काई लाइन पर आप देखेंगे तो एक चादर आपको धूल की दिखाई पड़ेगी, एक धुंध आपको दिखाई पड़ेगी जिसके आर पार देखना मुश्किल है। अमूमन ये धुंध आपको पोल्यूशन के पीक महीनों में देखने को मिलता है, जो कि नवंबर से जनवरी के बीच होता है सर्दियों में, लेकिन इस महीने में इस तरह की धूल की चादर, ये धुंध देखने को नहीं मिलती। जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इस धूल के कणों से राहत मिलेगी। हालांकि फ़िलहाल अभी जो हवा की स्पीड है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चल रही हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ धूल। दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने दोहरी मुश्किल। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, धूल का गुब्बार बढ़ता गया और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में हुए इस अचानक बदलाव की वजह धूल भरी आंधी है। दरअसल IGI एयरपोर्ट के पालम क्षेत्र में रात 10 बजे से 11:30 बजे के बीच धूल भरी तेज हवा चली, जिससे विजिबिलिटी 4500 मीटर से घटकर मात्र 1200 मीटर रह गई। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद हवा की रफ्तार धीमी होकर 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई, जिससे धूल अब हवा में बनी हुई है और विजिबिलिटी 1200 से 1500 मीटर के बीच है। राजस्थान में जनरली प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है। मीन एक जगह में प्रेशर की जो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी जगह हीटिंग के कारण कम हो जाती है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है और जिसके कारण जो मेजरली धूल भरी आंधी चलने का काफ़ी रीज़न होता है। वही जो राजस्थान की तरफ से डेवलप हो गए, आगे एक्सपेंड किया। हालांकि दिल्ली की आबोहवा में बिखरी धूल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये धूल का गुबार कम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है सावधानी बरतने की। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर घर से बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतने की जरूरत है। मास्क पहने बिना घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, वरना बीमार पड़ सकते हैं। बीमार लोगों को इन हालात में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल दिल्ली समेत उत्तर भारत में लोगों को हीट वेव जैसे हालात से सामना करना पड़ सकता है। अगले कुछ दिन सूरज की तपिश भी बढ़ेगी और गर्म हवाओं का दौर भी चलेगा। रेनफॉल एक्टिविटी का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ऐसा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है। हाँ, थोड़ा विंड्स आने वाले 2-3 दिन 30 से 40 किलोमीटर तक रहने का अनुमान है। ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी कुछ नहीं है एक्सपेक्ट, अभी कुछ नहीं है। मीन जब कुछ नहीं है तो हीट वेव आने का पॉसिबिलिटी बन सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, तो वही हमारा अनुमान है। हालांकि हवा में जैसे जैसे तेजी आएगी उसमें घुला धूल का गुबार छंट जाएगा, लेकिन फिलहाल इस धूल की वजह से AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है। जितनी तेज हवाएं चलेंगी उतना तेजी से यह मौसम बदलेगा, लेकिन
जिस तरह से धूल भरी आंधी आई उसके बाद हालात ऐसे हैं कि आज दिल्ली में लगभग 8 दिन बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के पार गया है। मतलब हवा एक बार फिर से खराब श्रेणी में दिल्ली की पहुंच चुकी है। धूल का गुबार तो छंट जाएगा, लेकिन उत्तर भारत में जारी गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले कुछ दिन तक मौसम इसी तरह गर्म बना रहेगा। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, जहां भारतीय सेना के जवानों की जय जय हो रही है। जी हां, दरअसल बॉर्डर से लगते गांव में जाकर सेना के जवान लोगों का हाल जान रहे हैं। बिल्कुल, जरूरतमंद लोगों को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराई जा रही है, उन्हें दवाई दी जा रही है और बाकी परेशानियों के बारे में जानकर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दे रहे हैं। इसको लेकर लोग सेना को धन्यवाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान की फौज देश की सरहदों की रक्षा तो करती ही है, सरहदी इलाके में रहने वालों का भी पूरा ख्याल रखती है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की हैं, जहां आप भारतीय सेना के रोमियो फोर्स को देख सकते हैं, जो घर घर जा रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं, उन्हें मेडिकल हेल्प मुहैया करा रहे हैं। 9 मई की रात को पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग में पुंछ के प्रभावित इलाकों में सेना के जवान घर घर जा रहे हैं और पीड़ितों से बहुत ही आत्मीयता से मिल रहे हैं। जरूरतमंदों का इलाज भी कर रहे हैं, उन्हें दवाइयां दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों से मिलकर सेना के ये जवान न सिर्फ इलाज कर रहे हैं, बल्कि उनकी दूसरी समस्याओं के बारे में भी जान रहे हैं, ताकि पीड़ितों को हर संभव मदद की जा सके। इंडियन आर्मी हमारी आई है, सीओ साहब हमारे आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प की है, उन्होंने मेडिसिन दी है और बहुत ज़्यादा अभी बोल रहे हैं किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसको अभी बताओ तो वो पूरा कर सकते हैं और हम उनके शुक्रगुजार है। वो हमारे यहाँ पे आए, वो देखने के लिए आए, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं तो हमारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो यहाँ पे आए हुए हैं, जो किसी चीज़ भी कोई ज़रूरत हो तो वो बोल रहे हैं किसी चीज़ भी कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम उसको पूरा करेंगे। भारतीय सेना के जवान जिस तरह गांव-गांव जाकर लोगों की सुध ले रहे हैं, वो पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा संबल साबित हो रहा है और इसी के चलते लोग सेना की तारीफ करते नहीं थक रहे। हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास आए, इधर देखा शेखा, उधर हमारे घरों को देखा आके। उनने मेडिसिन ये वगैरह पूछा था, राशन का, कि अगर आपको चाहिए तो हमसे ले सकते हो आप। भारतीय सेना बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहती है। लोगों को जब भी जरूरत पड़ती है, सेना की तरफ से उनकी हर तरह की मदद की जाती है और इसी का नतीजा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग भी भारतीय सेना पर अगाध भरोसा रखते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और हर परिस्थिति में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद अब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने वाले हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और वहां सेना के जवान लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तक जो बर्फ की मोटी परत है उसको काटने का काम जारी है ताकि वहां पर रास्ता श्रद्धालुओं के लिए बना। मुस्तैदी से काम में जुटे जवानों ने गुरुद्वारे तक कई फीट मोटी बर्फ को काटकर रास्ता बना दिया है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। आस्था का रूट तकरीबन तैयार है, तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। आज से 10 दिन बाद बर्फ के बीच बनाए इन रास्ते पर श्रद्धालुओं का तांता लगेगा, क्योंकि 25 मई को सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट खुलने वाले हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले में मौजूद हेमकुंड साहिब में अब भी कई फीट मोटी बर्फ जमी है, जिसे काटकर तीर्थ यात्रियों के लिए पैदल मार्ग बनाने को मुस्तैदी से अंजाम दिया जा रहा है।
हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सेना कुदरती चुनौतियों का सामना करते हुए हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाकर गुरुद्वारे तक जाने लायक रास्ता बना रही है। पवित्र सरोवर से भी बर्फ हटाकर तीर्थ यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें श्रद्धालुओं को 16 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। अटल कोटी हिमखंड को काटकर इस दुर्गम रास्ते को तैयार किया जा रहा है। अब भी यहाँ बर्फ ही बर्फ है। ये हिमखंड 15 फीट से अधिक ऊंचा और 150 मीटर लंबा है, लिहाजा यहाँ सुरक्षित रास्ता निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। सेना इंजीनियरिंग कोर की 418 स्वतंत्र ब्रिगेड यहाँ 2 रास्ते बना रही है जो वन वे होंगे। हालांकि मौसम लगातार चुनौती पेश कर रहा है, लेकिन जवान मुस्तैदी से काम को अंजाम देने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। हर साल 5 से 6 महीनों के लिए ये गुरुद्वारा खुला रहता है, आमतौर पर मई से अक्टूबर तक। अक्टूबर में सर्दियों के मौसम में ये बंद हो जाएगा। इस दौरान ये पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है। इस दौरान यहाँ आना असंभव हो जाता है। 25 मई को कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब के सेवादार तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी इंतजाम करने गुरुद्वारा पहुंच जाएंगे। 22 मई को ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। ऐसे में इन जवानों की कोशिश है कि कपाट खुलने से पहले ही रास्ता पूरी तरह तैयार कर लिया जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारे तक पहुँचने में मुश्किल न हो। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता फिर से लगने लगा है। दोनों मुल्कों के बीच तनाव के वक्त सुरक्षा की वजह से इसमें कमी आई थी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 हफ्ते बाद हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जिससे भक्तों के लिए माता रानी के दर्शन और सुलभ हो गए हैं। जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है माता रानी का दरबार। माता वैष्णो देवी के दर्शन पूजन करने उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सरहद पर एक बार फिर शांति कायम हुई, तो माता त्रिकुट पर्वत पर बसा माता रानी का दरबार भी श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठा। सुरक्षा के लिहाज से पिछले दिनों भक्तों की संख्या में जो कमी आई थी वो अब दूर हो गई है। एक बार फिर माता के दरबार पर देश भर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। हम बहुत सारी श्रद्धा लेके यहाँ आए हैं, हमें बहुत मजा आई है। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। कोई डर यहाँ पे? नहीं, हमें कोई चीज का डर नहीं है। अच्छा माहौल है यहाँ का? हाँ, अच्छा है माहौल, बहुत अच्छा। हेलीकॉप्टर सुविधा आराम से उपलब्ध है? हाँ, आराम से है। ये लक है कि इस टाइम पे आए। बहुत बहुत बढ़िया है, वातावरण भी बढ़िया है और हेलीकॉप्टर की टिकट भी मिल गई। और लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैष्णो देवी आए और कोई भी प्रकार का डर न रखे और यह माता रानी का बिल्कुल डर बिना दर्शन करे। और हेलीकॉप्टर की सेवा भी चालू हो गई है और बहुत अच्छी सेवा है और ऊपर भी अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। संदेश देना चाहते हैं? डरना नहीं चाहिए, बहुत है अच्छा का वातावरण हो गया है, लोग भी आ रहे हैं, इसलिए डरना नहीं है। बाजार खुला हुआ है, होटल खुले में, सब तरह की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। माता रानी की कृपा है। यहाँ पर जो भी आना चाहते हैं वो बेहिचक, बिना डर के और बिना किसी भय के यहाँ पर आएँ और माता रानी के दर्शन करें। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं हैं और माहौल बड़ा अच्छा है। अभी लोग आके दर्शन करें माता रानी का। जय माता दी। अब भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है, इतनी नहीं है, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं कम से कम 15-16 बार आ चुका हूँ, ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। चॉपर एकदम वर्किंग है, सब आ सकते हैं। अब पे कोई डर वाली बात नहीं है, सबको आना चाहिए, पता नहीं क्यों डर रहे हैं लोग। माता रानी के दरबार में भक्तों की रौनक के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा भी फिर से बहाल हो गई है। बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर सेवाओं को करीब 1 हफ्ते तक के लिए रोक दिया गया था, लेकिन बुधवार से हेलीकॉप्टरों ने कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक भक्तों को लेकर एक बार फिर उड़ान भरना शुरू कर दिया है। हालात जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है यात्री संख्या में वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे हमने देखा कि जम्मू एयरपोर्ट ने भी अपने ऑपरेशंस रिज्यूम किए हैं, सिविलियन फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हुई हैं
और उसी की तर्ज पर हमने भी आज जो हमारी हेली सर्विसेज को रिज्यूम किया है और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन बुकिंग्स में भी जो यात्री हवाई सेवाएं ले रहे थे उसके अलावा करंट काउंटर से भी ये यात्रा जो सुविधा है हवाई सेवा जो है उपलब्ध कराई जा रही है। और जितनी भी बोर्ड के द्वारा सेवाएं हैं यात्रियों के लिए, चाहे वो कटरा से लेकर पंजीकरण से लेकर भवन तक की आरती की सुविधा हो, उन सभी को यात्रियों के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यात्री संख्या में और इजाफा होगा। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से एक दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर समेत 32 एयरपोर्ट पर उड़ानें बहाल की गई थी, जिसका मतलब है कि यहाँ हालात अब पहले की तरह ही सामान्य हैं। हेलीकॉप्टर सेवाओं के साथ ही श्रद्धालुओं को दी जा रही सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए बैटरी कार सेवा भी चालू है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भक्तों को निःशुल्क आरती में बैठने की सुविधा भी दे रहा है। कटरा से लेकर भवन तक काफ़ी डिटेल्ड जो है एलैबोरेट अरेंजमेंट्स यात्रियों के लिए किए जाते हैं पंजीकरण के अलावा, जिसके अंदर लंगर सुविधाएं हैं, भोजनालय हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, वाटर एटीएम्स की सुविधा है। उसके अलावा भवन पर पहुंचते हैं तो स्मार्ट लॉकर्स की फैसिलिटी हमें हाल ही में इंट्रोड्यूस की है। और आरती की अगर मैं बात करूं तो आजकल के दिनों में क्योंकि यात्री संख्या कम है तो एक विशेष मेजर के तहत हम गर्भजून आरती भी और अटका आरती में भी निःशुल्क जो सेवाएं हैं हमारे वॉक इन काउंटर से हमारे यात्रियों को दे रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। पिछले साल 94 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री मंदिर पहुंचे थे। इस साल अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या में और इजाफा होगा, जिससे वादी में भक्ति की बयार तो बहेगी ही, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी पंख लगेगा। लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है। श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा, अब उनकी जो है वो गिनती बढ़ती जा रही है। कटरा वैष्णो देवी से गौरव प्राशर। देखिए, तो आज चाय की चर्चा की शुरुआत हमने की थी परिवार की अहमियत के साथ, तो क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। यानी मेरी नजर में आपका परिवार है अनमोल, क्योंकि सब जानते हैं एक दूसरे का मोल। वाह, देखिए परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का बंधन नहीं बल्कि मोहब्बत, विश्वास, अपनेपन का एक खूबसूरत सा संगम होता है। बिल्कुल, ये परिवार हमारे जीवन की वो अनमोल संपत्ति है जिसके बगैर हमारा जीवन ही अधूरा सा लगता है। और देखिए, अगर परिवार के साथ हैं तो उनके साथ वक्त बिताएं, अगर दूर हैं तो भी उनसे कांटेक्ट करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें। आजकल बड़े अच्छे ऑप्शंस आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें केवल आज के लिए नहीं होनी चाहिए, 365 दिन, क्योंकि आपका परिवार भी 365 डेज आपके साथ रहता है। बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम चाय पीते हैं आपके साथ रोज शाम 5 बजे। कल मिलते हैं।